गोल्ड में आग लगी हुई है। पिछले अक्टूबर से कह लीजिए या फरवरी मिड से कह लीजिए तो बहुत ज़बरदस्त गोल्ड का प्राइस दिखाई ना MCX का, या इंटरनेशनली देखें तो $2400 के प्राइस को पार कर चुका है। हालांकि थोड़ा करेक्शन के बाद उसी के आसपास ये कर रहा है, और ये रुपये में कन्वर्ट करें यहाँ पे 2351 अभी चल रहा है, तो 72-73 हज़ार के आसपास गोल्ड इसमें ट्रेड कर रहा है। क्या गोल्ड अभी भी लोग खरीद रहे हैं? इस पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं डीपी आभूषण के मैनेजमेंट। कंपनी की BSE पर आज लिस्टिंग हुई, NSE पे ऑलरेडी लिस्टेड थी, आज से ये BSE पे भी आ गए हैं। सोने के बहुत रिकॉर्ड हाई पे भाव चल रहे हैं। किस तरीके का सारा मामला होने वाला ये हम समझेंगे, क्योंकि हमने देखा कि इस वक्त जो बिजनेस अपडेट्स आए तमाम कंपनीज़ के हो, सेनको के हो, टाइटन के हो, बहुत सॉलिड सुपर आए हैं, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आ रहे थे। विकास जी हाथ में आ गए हैं, तो विकास जी से बातचीत होगी। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पहले तो बताइए, BSE में लिस्टिंग हो गई है, अब और ज़्यादा विजिबिलिटी होगी। सोने में जो इतनी तेज़ी है, क्या क्या चल रहा है ये? सोना आई थिंक सबसे पहले, अगर दुनिया में कहीं पर भी अस्थिरता रहती है या कहीं भी अनस्टेबिलिटी रहती है, तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो गोल्ड आता है, सोना आता है। चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो जाए, $2400 हो जाए, 75,000 हो जाए या 1 लाख हो जाए, अगर कुछ भी हो जाए, सबसे पहला होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। और अभी हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारा जो रशिया यूक्रेन का हुआ, फिर इसराइल का, फिर हुआ इसराइल ईरान भी वापस से टेंशन चालू है, तो ये एक मेजर रीज़न है कि जिस वजह से गोल्ड के प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। सेकेंड, कई सारी जो कंट्रीज़ है जो अब अपना बैकिंग बाय गोल्ड करेंसी बना रहे हैं, तो एक ये भी एक मेजर इशू है कि गोल्ड में तेजी आना है, क्योंकि सारी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रही है, तो वे फॉरवर्ड फ्यूचर भी लगता है कि सोना तो तेज होना है। और हिंदुस्तान में तो आपको पता ही है कि हर एक फीमेल है, हर एक हाउसवाइफ है, उनको सोने से बेहद लगाव होता है, और आई थिंक वो उनकी एक असेट होती है, उनकी संपत्ति होती है। सो वो तो ट्रेंड हमेशा चलते रहेगा। तो ये चल रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि गोल्ड में ज़बरदस्त जो तेज़ी चल रही है, और अब बात हो रही कि 1 लाख रुपए तोले तक जा सकता है सोना, इसके पीछे रीजंस क्या है? तो एक GSC कमोडिटी इंटेलिजेंस नाम की जो ब्रोकिंग कंपनी है, उसने एक सर्वे किया है। लगभग 250 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बात की, और उन्होंने ये पाया कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो सेंट्रल बैंकर्स या सरकारों का कर्ज है। बहुत ज़्यादा उन्होंने लिया, लगभग 300 ट्रिलियन से ज़्यादा का ग्लोबल डेट हुआ कोरोना के बाद से। तो एक बड़ा रीज़न वो था। दूसरा रीज़न ये कि इसकी वजह से, लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, फिर बीच में एक वॉर हुआ और कमोडिटी प्राइसेस रन अप हुए, तो इसकी वजह से लोगों ने किया। तीसरा एक बड़ा कारण ये था कि डॉलर एक रिजर्व करेंसी थी, उसको भी हेज करने के लिए डी डॉलराइजेशन की जो एक मुहिम चली थी, बहुत सारे देशों ने, सेंट्रल बैंक्स ने सोना खरीदा। उसके बाद जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसमें तो हमेशा लोग खरीदते हैं। तो इन 3-4 कारणों की वजह से सोने में ज़बरदस्त मांग आई, और इतना ही नहीं कि सिर्फ सेंट्रल बैंक खरीद रहे थे, रिटेलर्स भी खरीद रहे थे। कॉस्को दुनिया की एक बड़ी रिटेलिंग कंपनी है US की, उन्होंने अपना एक आंकड़ा दिया कि वो हर महीने लगभग $20 करोड़ का सोना चांदी बेचते हैं, और उसमें उनको लगता है यहाँ से आने वाले समय में 50% की और ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये रेप्लिका भारत में भी हो रहा है। डीपी आभूषण है ना, 70-80 साल का आप लोगों का तजुर्बा है जी, 80+ सालों का। 80+ सालों का। अच्छा, मैंने देखा कि गोल्ड में जितना फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, उनको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, राइट है ना। जैसे आप लोग हैं जो एकदम एक ऑर्गेनाइज प्लेयर के तौर पे आ गए, हॉल मार्किंग है, ट्रस्ट फैक्टर, ये सोना बिक रहा है खूब। कैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहेगा यहाँ से आगे? आई थिंक मुझे आगे भी, अभी भी हम लोगों ने, जब भी पिछले 4-5 सालों में हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 20% प्लस का हमने ग्रोथ किया है, हर साल किया हुआ है। एंड फ्यूचर भी मुझे लगता है कि हम लोग 25% प्लस ग्रो करेंगे। हम लोग काफ़ी सारे नए स्टोर्स भी हमारे पाइपलाइन में, हम लोग अपना जो रीजन है MP, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उधर हम लोग अपना एक्सपेंशन प्लानिंग है। तो और डिमांड्स तो आई थिंक हिंदुस्तान में वेडिंग्स एक सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा सीज़न होता है, और शादी में कभी भी बजट कम नहीं होता है। तो एक चीज़ मुझे बताइए गणेश साहब कि इस जैसे गोल्ड लोग, कुछ लोग तो जैसे शादी वगैरह में ख़रीदा या फेस्टिविटी की वजह से, क्या यही एक ट्रिगर है, या कुछ और भी इन्वेस्टमेंट के लिए भी, या लोगों को लगता है कि ये सेफ चीज़ है, टच एंड फील है इसमें, इसलिए भी खरीद लो? आई थिंक कई, जैसे हम लोग Tier 3 सिटी से आते हैं, हम लोग बेसिकली रतलाम से हैं, या हम Tier 2 भी देखते हैं, तो वहाँ पर जो छोटा छोटा सेविंग होता है,
छोटा छोटा जो सेविंग होता है वो इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रियल एस्टेट में टिकट साइज काफ़ी बड़ा होता है या इक्विटी सब लोग समझते नहीं है। तो गोल्ड में उनका पैसा भी सेव हो जाता है, एक ज्वेलरी भी आ जाती है जिसे वो यूज़ भी कर सकते हैं। तो एक ये मेजर रीज़न है जिस वजह से गोल्ड का और डायमंड ज्वेलरी का सेल काफ़ी होता है। ज्वेलरी ज़्यादा खरीदते हैं, ज्वेलरी ज़्यादा होता है, बिस्किट और बार वगैरह कम। ये दिन खाली कॉइन्स वगैरह होते हैं, बट वो ओकेजनली फेस्टिवल वाले टाइम पर होता है। और बाकी अल्टीमेटली वो जो अभी कॉइन्स भी होते हैं तो वो आकर ज्वेलरी में ही कन्वर्ट होते हैं। तो फाइनली हमें ज्वेलरी का ही सेल मिलता है। आपकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है इस वक्त? सो एज ऑफ नाउ हम लोग रतलाम से हमने स्टार्ट किया था 1940 में, फिर हमने 2010 में इंदौर हमने स्टार्ट किया, 12 में हम उदयपुर गए, भोपाल, भिलवाड़ा, कोटा, बांसवाड़ा, उज्जैन। सो ये सारे हमारे स्टोर्स हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी बेल्ट पूरी। यस, राजस्थान और मध्य प्रदेश हमारा कोर एरिया, हम लोग मेजर फोकस हमारा वहीं पर। हमें लगता है कि वहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ की। तो आगे एक्सपेंड भी करने के इरादा और कहीं इलाकों में? आगे हम लोग गुजरात और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हम लोग प्लान कर रहे हैं एक्सपेंशन। गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। हाँ, ये तो टचिंग स्टेट। टचिंग स्टेट। टोटल स्टोर्स कितने हैं आपके? सो एज ऑफ नाउ अभी 8 स्टोर है हमारे। और अभी कितना आगे करने का प्लान? सो इन नेक्स्ट कमिंग ईयर हम लोग नेक्स्ट 3 साल में हम लोग टोटल नंबर हमारे 20 नंबर हो जाएंगे, टोटल 20 स्टोर। 20 स्टोर। क्या ये इसको मैं ऐसे एक्सट्रापोलेट कर सकता हूँ कि हर स्टोर के साथ आपकी सेल्स बढ़ती, क्योंकि इसमें इतना ना कि जितने ज़्यादा स्टोर उतनी ज़्यादा सेल। यस, डेफिनेटली हर एक नए स्टोर के साथ में सेल ऐड होती है, प्लस जो स्टोर ऑलरेडी स्टेब्लिश है वो भी ग्रो करते हैं अपने पेस पर। एक बड़ा ट्रेडिशनल सा लोग कहते हैं कि जब गोल्ड बहुत महंगा हो जाता है तो लोग कम खरीदते, ये कन्वेंशनल थ्योरी है। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, गोल्ड में और ज़्यादा लोग खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है कि और महंगा हो जाएगा तो खरीदते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब ये हिस्सों में बट गया है, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उनकी बिक्री तो बढ़ सकती है, बढ़ती भी है, हमने अभी देखा सब बिजनेस अपडेट में, आप भी बता रहे हैं, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उनको तकलीफ हो जाती है। तो ये आप लोगों के लिए एडवांटेज है या ओवरऑल सिनेरियो कैसे आप लोग देखते हैं? आई थिंक गोल्ड का जो है कि गोल्ड बढ़ता है तभी डेफिनेटली ज़्यादा खरीदा जाता है। एकदम सडन एकदम ऊपर हो जाता है तो कुछ समय के लिए, शायद थोड़ा बहुत समय के लिए कंज्यूमर रुक जाता है, बट ओवर द पीरियड वो जो खरीदना है वो खरीद ही लेते हैं। एंड आई थिंक गोल्ड में हमेशा डिमांड बनी रहती है। और अच्छा, ये बताइए मुझे कि चूंकि सोने के कारोबार से आप जुड़े हुए हैं, अब प्राइस इतना बढ़ता है तो आप लोग कैसे प्राइस हेज करते हैं, मैनेज करते हैं कि पहले खरीदा हुआ सोना इसलिए ज़्यादा मार्जिन बनाएंगे आप? नहीं, सो हम लोग प्योरली बिजनेस करते हैं। हम लोगों के पास में इन्वेंट्री होती है, हम जो इन्वेंट्री होती है वो जिस प्राइस में हम कस्टमर को सेल करते हैं इमीडिएटली हम सेम टाइम पर वो प्राइस में हम लोग परचेस कर लेते हैं। हम लोग हमारी पोजीशन कभी भी ओपन नहीं रखते, हम लोग हमेशा सेफ चलते हैं। जितना हमारी इन्वेंट्री हमने बेचा है वापस से ले लिया। नहीं, मान लीजिए अभी अब ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि $2700 जाएगा, 1 लाख रुपए सोना हो जाएगा, तो अभी खरीद के रख लें, ज़्यादा फायदा होगा? नहीं, डेफिनेटली अभी खरीद के रखेंगे ज़्यादा फायदा होगा, बट आपको अगेन वो आपको कैपिटल भी अपने उसमें लगा के रखनी रहेगी, तो डेफिनेटली फ़ायदा तो होगा लॉन्ग टर्म में। गोल्ड पिछले अगर हम 100 साल का देखते हैं तो गोल्ड ने ऑन एन एवरेज 9 से 10% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 100 ईयर का भी पूरा हम लोग कंपाउंडिंग अगर चेक करते हैं तो आई थिंक इससे अच्छा रिटर्न तो कोई शॉर्ट किधर भी नहीं मिलता है। तो आगे डेफिनेटली ये प्राइस तो बढ़ने वाले हैं और इट्स अ गुड टाइम टू बाय गोल्ड। धनतेरस में 1 लाख हो जाएगा? लगता है कि धनतेरस तक 85,000 प्लस तो होना चाहिए। मतलब अभी 72 चल रहा है, 85 प्लस तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चल रहा है, और 1000 भी हो जाए, 1 लाख भी हो जाए तो बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड की डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है। मेरे मन में बार बार ये सवाल आता है कि आजकल नए ज़माने के लोग हैं, क्या उनकी गोल्ड में अभी भी दिलचस्पी है? डेफिनेटली गोल्ड में अभी काफ़ी सारा डिफरेंट डिज़ाइंस आने लगे हैं। लाइट वेट प्रोडक्ट गोल्ड के इतने ब्यूटीफुल दिखने वाले हो गए कि जितना आज की डेट में जितने भी स्टाइलिस्ट है, फैशन डिज़ाइनर है, वो सारा भी गोल्ड बेस्ड ज्वेलरी बनाते हैं। और आई थिंक जितने भी लग्जरी ब्रांड्स है उनके पास में भी अपना गोल्ड कलेक्शन होता है। तो ट्रेंड तो पूरा फॉलो हो रहा है और गोल्ड बोल्ड लगता है काफ़ी स्टेटमेंट। आपकी खासियत क्या है? डीपी आभूषण क्या डिज़ाइन के मामले में सस्ता, ट्रस्ट, क्या है आपकी खासियत? सो डीपी स्टैंड फॉर धूलचंद जी जो मेरे परदादा जी, पी स्टैंड फॉर पन्नालाल जी जो मेरे दादाजी हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर एक प्रैक्टिस स्टार्ट किया था जो हम हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर बोल सकते हैं। उन्होंने ट्रस्ट के ऊपर, प्योरिटी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर
एथिकल प्रैक्टिस के ऊपर एंड फेयर प्राइसिंग के ऊपर इन्होंने काम किया था, विच इज कंबाइन अ पैकेज, जहाँ पर अगर हमारे पास में कोई भी नया कस्टमर आता है तो उन्हें डीपी से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में कभी भी हेजिटेशन नहीं होता है। उन्हें सारी चीज़ें, सारे टिक मार्क एक्यूरेट मिलते हैं उन्हें, कि यहाँ पर डिज़ाइंस भी बहुत अच्छा है, प्राइसिंग भी बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी भी उतना ही क्लियर है कि उन्हें कभी भी लेना है, बेचना है, कभी भी कुछ भी करना है तो इज़ लाइक वो क्लियर है, उन्हें पता है कि हमें आज लेंगे और वापस से देंगे तो कितना नुकसान होगा, हम वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करते हैं। तो और कोई जो कस्टमर ने हमारे पास में ज्वेलरी ली है वो 10 बार अपनी लाइफ में ज्वेलरी चेंज करेंगे तभी भी उनकी कैपिटल बची रहेगी। नई नई डिज़ाइन वो हर 2-5 साल में, 10 साल में अगर नई डिज़ाइन भी बनाना चाहे तो भी उनका पूंजी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये ग्राफिक दिखा रहा है कि आप चांदी में बहुत कम इंटरेस्टेड रहते हो, वो भी बहुत भाग रहा है। चांदी इज़ वेरी गुड। हमने रिसेंटली चांदी हमने पिछले 2-3 सालों में स्टार्ट किया। हम उससे पहले नहीं था? पहले हम लोग सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी ही फोकस था हमारा। और डायमंड? डायमंड हम लोग करते हैं, डायमंड ज्वेलरी हम लोग करते हैं। ज़्यादा फायदा किस में होता है, मार्जिन ज़्यादा किस में, डायमंड में या गोल्ड में? मार्जिन डायमंड में थोड़े बेहतर होते हैं, मार्जिन डायमंड्स में थोड़े बेहतर होते हैं, बहुत हाई टिकट साइज हो जाता है। हाई टिकट साइज में। बाकी ऐसा गोल्ड इज लाइक रोटेशन वाला काम होता है कि इसमें आपका वॉल्यूम फास्ट होता है, मार्जिन लिमिटेड होते हैं, बट आपका कस्टमर बार बार आपके पास में आता तो सिल्वर पे एक्सपेंड करेंगे क्योंकि चूंकि वो भी तो है। बहुत। सिल्वर डेफिनेटली, सिल्वर हम लोग काफ़ी एक्सपेंड अब करेंगे। मुझे क्या समझाइए, जो ज्वेलरी का बिजनेस होता है, आप लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि हब एंड स्पोक मॉडल ज़्यादा बेटर होता है कि नंबर ऑफ स्टोर्स ज़्यादा एक्सपेंड करनी चाहिए, ज़्यादा एरिया कवर करना चाहिए, या पुराने कस्टमर अभी भी इतने ज़्यादा हैं आपके पास कि आपको लगता है कि नहीं एक स्थान पर रहें और वहाँ से ही काम करें? क्योंकि ये एक बहुत ट्रेंड है, टाइटन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी कंपनी अपने अपने इलाकों में एकदम जमे बैठे हैं, हिलते नहीं वहाँ से। ये क्या ट्रेंड है? आई थिंक हम भी उसी तरीके से, हमने हमारा पहला स्टोर जब भी हम रतलाम से हमें इंदौर जाने में आई थिंक 2040 से 2010 मतलब मोटा मोटी 60-70 साल हमें लग गए वहाँ पर पहुँचने में। सो ज्वेलरी बहुत एक सेंसिटिव बिजनेस है जहाँ पर बहुत बड़ा कैपिटल इन्वॉल्व होता है, तो आपको सारा चीज़ें, इसकी सिक्योरिटी आपको देखनी पड़ती है, आपको उसके ऑपरेशन भी देखना पड़ता है, आपको अपनी टीम पूरा देखना पड़ती है। सो अभी भी हम लोग रीजनल हमारा फोकस है, हम लोग अपने एरिया में चाहेंगे कि हम लोग वहाँ पर अच्छे से हमारी ब्रांड को और अच्छे से इस्टेब्लिश करें, ताकि वहाँ पर हम लोग जो भी सिटी में रहें हम लोग वहाँ पर एज ए पोजीशन नंबर 1 हम लोग रहें, और उसके साथ ही हम लोग नए स्टोर्स भी करें। बट हर सिटी में हम लोगों का एक ही स्टोर का स्ट्रेटेजी, हम लोग एक स्टोर में, एक शहर में हम लोग मल्टीपल स्टोर नहीं करते, हम एक स्टोर में ही मैक्सिमम आउटपुट। एवरेज साइज क्या होता है आपके स्टोर का जो आप खोलते हैं? एवरेज साइजिंग अराउंड लाइक जो फ्लैगशिप स्टोर है, जो बड़े स्टोर है वो 10,000 से 15,000 स्क्वायर फीट के, और जो छोटे स्टोर है वो 3-4 स्क्वायर फीट के। तो 3-4 भी काफी बड़ा हो गया। ऑन एन एवरेज इज लाइक द 4-5,000 स्क्वायर फीट इज एवरेज। 5,000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर। एक चीज़ और, एक बड़े दिलचस्प सवाल है मेरे मन में। जनरली हमने देखा कि सोने चांदी की जो दुकानें होती हैं, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, सब के नाम होते हैं ओनर के नाम से। ये क्या है, ये ट्रस्ट फैक्टर की वजह से होते हैं? क्यों लोग नाम रखते हैं? जैसे आपके भी नाम से ही है। डेफिनेटली तो यहाँ पर ट्रस्ट, क्योंकि ज्वेलरी एक तरीके से एक फैमिली अटैचमेंट होता है, क्योंकि हम कंज्यूमर के सुख के भी साथी होते हैं, दुख के भी साथी होते हैं। अगर किसी को कभी भी कुछ ज़रूरत ना पड़े, भगवान करे, बट अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वी आर देयर, कि हम लोग उनका जो ज्वेलरी होता है सबसे पहले अगर उनको लिक्विड करना हो तो वी आर देयर, कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो हम लोग रहते हैं। तो ट्रस्ट तो फर्स्ट थिंग है ही है कि उनका एक कनेक्शन होता है, ज्वेलर से 1-to-1 का कनेक्शन होता है कस्टमर का, और वही एक बड़ा एडवांटेज होता है। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं यूपी में, देखो कहीं भी देखो तो फलाने सेठ ज्वेलर्स, ये ज्वेलर्स, कोई ऐसा नहीं लगता स्टार ज्वेलर्स, एक्सेल ज्वेलर्स। काफ़ी सारी ज्वेलरी में बिजनेस सब जनरेशन से चला आ रहा है। कई में हमारे भी काफ़ी सारे जो दोस्त लोग हैं जो अलग अलग सिटी में करते हैं, वो लोग भी काफ़ी जनरेशन से, उनकी भी तीसरी पीढ़ी है, किसी की चौथी पीढ़ी, किसी की 5वीं पीढ़ी है जो ज्वेलरी में आई हुई है। तो ये आई थिंक लेगेसी वाल काफ़ी है इस बिजनेस में। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन, भाव बढ़ता देख के चिंता होती है कि यार बहुत महंगा हो रहा है सोना, लोग पता नहीं आए नहीं आएंगे, या लगता है कि नहीं वो तो हमारा तो हमेशा ऐसे चलता है, तो भाव तो ठीक इसलिए देखना कि आज कैलकुलेशन करना है? नहीं, भाव देखकर जब भी भाव बढ़ता है या कम होता है तो हमें ठीक है, हम उसको वॉच करते हैं, बाकी हमें बहुत ज़्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हमें उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बट ये यस, हमें खुशी होती है कि हमने इतने लोगों को सोना बेचा हुआ, हमारे जितने भी कस्टमर है उनकी वर्थ बढ़ रही है, उसमें हमें अरे आपकी भी तो बढ़ रही है। हमारी भी डेफिनेटली बढ़ेगी, बट यस आपकी भी बढ़ रही है। तो देखिए, गोल्ड पे मैं डिस्कशन इसलिए भी रखा है, मैं बहुत दिन से चाह रहा था क्योंकि गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है, और ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे
डिमांड स्लो डाउन नहीं दिखती ज़्यादातर। कुछ अनऑर्गेनाइज प्लेयर हो सकता है इस समय कह रहा हूँ, लेकिन जितने भी हमारे पास बिजनेस अपडेट अब तक आए हैं लिस्टेड प्लेयर्स के, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के, कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो अब आप तैयारी कर लिए। 85,000 ये बोल रहे हैं कटारिया जी, और गोल्डमैन सैक्स कह रहा है $2,700, कुछ लोग कह रहे हैं $3,000। यस यस। तो धनतेरस इस बार थोड़ा सारी चीज़ें अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो मतलब सकता कुछ भी हो सकता है। मतलब वैसे तो अपवर्ड ही दिखता है गोल्ड में, प्राइसेस ऊपर ही जाने वाला लगता है। जनरली आपने देखा होगा कि एक बार बढ़ गया तो फिर बहुत नीचे नहीं आता। हाँ। थोड़ा बहुत नीचे आता होगा। हाँ, बहुत नीचे नहीं आता है, वहाँ से तकरीबन 5-7%, 8% जैसा, बट स्टेबल हो जाता है वो। बट वो मार्केट में वो एक्चुअल प्राइस हो जाती है, उससे फिर वापस नीचे नहीं जाता मार्केट बहुत ज़्यादा। तो ये थी भाई सोने की कहानी और डीपी आभूषण की जुबानी। आज इनकी बीएससी में लिस्टिंग हुई थी, इस मौके पे हमने बातचीत की और कटारिया जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी जो जनरली आम लोगों को जाननी चाहिए गोल्ड और सिल्वर और जो बहुत प्रेशियस मेटल होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में, कि इनकी डिमांड पे एक्चुअली इतना फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि एक एसेट क्लास है जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बीएससी में भी आने के लिए, एनएससी में ऑलरेडी है विकास जी और डीपी आभूषण। छोटा सा